तो क्या मंगलाचरण है? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो ये रहा सब शब्द रूप किसका? अस्मत् का। इसके अंदर जो ध्यातव्य विषय है, ध्यातव्य का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य। तो मा नौनः, मे नौनः और मे नौ नः। तो ये चर्चा हो गई थी, बस ये शेष रह गया था ये अव्यय। तो क्या होता है? नपुंसक लिंग का शब्द है अव्यय, यानी आकारांत नपुंसक लिंग शब्द। आकारांत नपुंसक लिंग शब्द यानी फलम फले फलानी, तो अव्ययम अव्यये अव्ययानी, जैसे लिखा है। तो अब आपको बोलना है कि आप कहाँ से आए, तो आप बोलोगे भवान कुतः आगतवान, ठीक है उसको। तो ये जो आपको शब्द दिख रहे होंगे इतः, ततः, यतः, कुतः, इन शब्दों को क्या नहीं चलते? रूप नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? ये क्या है? अव्यय है। ठीक है। तो अव्यय के लिए कारिका प्रसिद्ध है जो पहले पढ़ा दी गई थी, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। आगे क्या है? दूसरी पंक्ति अब आपको याद कर लेनी है, ये तो अब याद होनी ही चाहिए। तो देख लेना वहां पे, यहाँ क्या लिखा है? इतः। तो इतः यानी यहाँ से। तो बालकः इतः गच्छति, तो बालकः ततः गच्छति, वहां से। तो जैसे शब्द होता है ना तत्र, तो तत्र का क्या होता है? वहां। वैसे ही ततः है वहां से। तो बालकः यतः, बालकः, हाँ, इसके लिए क्या लाइन बन सकती है? बालक, हाँ, बालिका यतः गच्छति ततः बालकः अपि गच्छति। तो जहां से लड़की जाती है वहीं से लड़का जाता है, जैसे साधारण बात है। कुतः कहाँ से? तो भवान, या जैसे पुल्लिंग के लिए क्या बनेगा? भवान कुतः गच्छति, आप कहाँ से जाते हैं। भवती कुतः गच्छति, तो बस ऐसे ही प्रयोग में आएंगे। भवान भवती हो, कोई अंतर नहीं पड़ा किसमें? कुतः में, क्योंकि कुतः क्या है? अव्यय है। समस्या हो तो माइक ओपन कर लेना, आगे चलते रहते हैं। तो ऐसे ये चार अव्यय शब्द हो गए। तो हाँ हाँ, अब जैसे ये है विसर्ग है, क्या इसके अंदर तो क्या विभक्ति लगी है? ये प्रश्न हमारे सामने आगच्छत आता है। अब जैसे मेरे मुंह से निकला आगच्छत, तो पर यही बात है कि जो हमने चर्चा करी थी, जो शब्द रहेगा वो वैसा ही रहेगा, चाहे वो आपको लगे कि यहाँ पे तो विभक्ति दिख रही है। क्यों? क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो अव्यय है, वो अव्यय का वही स्वरूप है। तो इता ना लिख दे, उसमें ध्यान देना यही है कि वो इतः यही अव्यय का स्वरूप है। किसका? इतः, ऐसे। और मैंने एक शब्द आपको बताया था कल, आनुपूर्वी। आनुपूर्वी क्या होता है? आनुपूर्वी का अर्थ होता है स्पेलिंग। तो इसकी आनुपूर्वी में क्या होता है? इसकी आनुपूर्वी में विसर्ग रहेगा ही रहेगा। तो बालक तेज बोलता है या फिर ऊंचा बोलता है, तो बालकः उच्चई ही वदति। तो यहाँ पे एक शब्द आ जाता है उच्चई ही, अरे क्या गिर रहा है, उच्चई ही वदति। तो यहाँ उच्चई ही, यहाँ पे विसर्ग आपको दिख रहा होगा। तो ये नहीं है कि ये प्रथमा एक वचन का रूप है उच्चई ही बोलना, तो ये साथ में। आगे क्या है? धातु, हाँ, आगे हम देख चुके हैं, ये शब्द तो हमने देख लिए थे कल। तीसरे अभ्यास का ही आज कार्य दिया जाएगा, परंतु पहले 10 लकारों का ज्ञान करवाया जाए। तो यहाँ क्या है? धातव, जैसे आपको पूरे धातु दिख रहे होंगे, लेकिन आपने सिर्फ लिखना दृश्य है, और दृश्य का क्या पश्यति रूप चलता है, ऐसे ऐसे। तो तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो ये तो सबको पता है कि स्वर व्यंजन क्या होता है, तीसरे अभ्यास में क्योंकि आता है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो स्वर के लिए क्या शब्द यूज हुआ? स्वर के लिए शब्द यूज हुआ, अच्छा, हमने इस कक्षा में माहेश्वर सूत्र तो पढ़े नहीं है शायद। पढ़ लिए है ना माहेश्वर सूत्र, तो बाकी प्रत्याहारों की रचना तो आ गई है ना लगभग, पढ़े थे इसमें? बोल दो कोई। ठीक है, तो हमने लगभग पढ़ लिया, हाँ मुझे याद आ गया, इसकी है करीब चौथी कक्षा है, जिसमें आता है कि माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान। तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा वही पहले का विषय होगा कि
अब ये क्यों है? क्योंकि पुस्तक में यदि आप खोल के देखेंगे तो स्वर दे रखा है और आपको नए नाम नए नवीन नाम पता चल जाएंगे। तो देखो क्या है, स्वर। तो स्वर नहीं बोलेंगे आज हम, अब से हम क्या बोलेंगे? अब से हम बोलेंगे ये, यहाँ से ले लिया आ, ठीक है, और यहाँ से ले लिया ए, आई औच से ले लिया च। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अच, ठीक है। तो इसका स्वर का आज से नाम हो गया अच, ठीक है। तो जब मैं आपको बोलूं कि अच, तो आपको क्या ज्ञान करना है? स्वर। ये चारों पहले माहेश्वर सूत्रों में अच आते हैं। उसके बाद 14 माहेश्वर सूत्र है ही। तो यहाँ से आपको ये सारे क्या हो गए? पहले यहाँ का ह या वरट का ले लिया हा, तो इसको स्वीकार करा हा, और यहाँ का ले लिया लकार। तो लकार लेने के बाद क्या बना? हल। और जब मैं आपको बोलूं हलंत, हलंत चिन्ह, वैसे चिन्ह नहीं बोलना चाहिए, हलंत चिन्ह ये होता है। तो आपको क्या समझना है कि वो वर्ण जो जैसे लिखा है का, तो यहाँ पर ऐसे हो जाए तो इसके आगे कोई स्वर नहीं है, तो इसको बोला जाता है हलन। तो जिसको ध्यान में नहीं था, ध्यान में भी आ गया होगा। तो एक कहा जाता है वाक्य, स्वयं राजन्ते। जैसे देखो एक लाइन आती है ना, तो क्या बोला जाता है? रसात्मकम काव्यम, ऐसा कुछ बोला जाता है काव्य के लिए। तो ऐसे ही हर आप उसके लिए एक परिभाषा या फिर एक लाइन आ जाती है संस्कृत में, कि आपसे कोई प्रश्न करे स्वर क्या है या अच की मस्ती इत्यादि, तो आपको क्या उत्तर देना है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते, ठीक है, इति स्वराः। अब स्वयं यानी जो स्वयं यानी स्वयं ही, राजन्ते यानी जो राज करे, राज करते हैं इत्यादि बहुवचन, क्योंकि बहुवचन में वही बने। तो जो खुद स्वयं राज करे वो क्या है? ये है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अब देखो होता यह है कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर तो 9 की गणना करी गई है, आ ई उ री री ए ओ आई औ। परंतु यहाँ पे तो ह्रस्व और दीर्घ का भेद नहीं लिया गया। क्या स्वर यही होता है क्या? सिर्फ आ से आ ही होता है क्या स्वर? आ यानी दीर्घ आकार, ये स्वर नहीं होता, ये भी होता है, ई भी है, ई। और ये तो चलो दो हो गए, ये नहीं होता क्या स्वर? ये क्या साइन है? ये प्लुत है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो प्लुत स्वर नहीं होता क्या? होता है। तो फिर वही आते हैं, वहां गणना करी नहीं गई। तो ये मूल स्वर जब हम साधारण रूप से देखते हैं तब बोल देते हैं कि ये 9 होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे देखना, तो गणना करते हैं तो कुछ अलग आ जाती है गिनती, क्योंकि किसी का दीर्घ का भेद नहीं होता। वो जब लघु सिद्धांत में पढ़ा जाता है तब वो बता देते हैं कि ये दीर्घ ह्रस्व, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, परंतु कैसे भेद बनते हैं ये देखा जाता है। तो हर स्वर के वैसे लगभग 18 भेद बनते हैं। तो आप बोलते हो ना एक आ, एक आ के 18 भेद होते हैं, 18। एक नासिका के द्वारा बोला गया, एक बिना नासिका के द्वारा बोला गया इत्यादि। तो ऐसे। तो फिर आते हैं व्यंजन। यहाँ क्या लिखा है? हल। तो पहले तो व्यंजन तो फिक्स है, 33 है, 33 ही माने जाएंगे। मिश्रित व्यंजनों को आप स्पेशली अलग व्यंजन नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर ऐसे गिनने लगे तो फिर देखो अलग अलग बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि मेरे को तो कभी ये पता ही नहीं था हिंदी में कि इसको क्या पढ़ेंगे, ये है क्या, मतलब ये। तो फिर ये पता चला ये मिश्रित नहीं है, ये तो दा को दा के, क्योंकि दा आदा है तो हमारी क्या है लिपि, देवनागरी लिपि क्या करती है, इस दा के आगे या जब जोड़ देते हैं तो उसको नीचे ऐसे कर लेते हैं हल्का सा यूं, तो ये हो जाता है ऐसे। तो एक भगवत गीता का श्लोक भी आता है कि ना ही प्रपश्यामि मम पाप नुद्यात्, ऐसे करके आता है द्वितीय अध्याय का, ना ही प्रपश्यामि मम पाप नुद्यात्। वहां पे आया नुद्यात्, देखा नुद्यात् आया,
फिर वहीं से चालू कर देते हैं, यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्र मृतम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। तो वही है, फिर वो अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को कि तो, तो ऐसे करके इनको मिश्रित स्वरों को आप उसमें हाँ, मिश्रित व्यंजनों को उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गए वर्ग। वर्ग का ज्ञान साधारण रूप से है, बस ये आपको ये दो नाम आगे याद करने हैं ही। ठीक है, तो ये क्या लिखे हुए हैं दो नाम? ये दो नाम लिखे हुए हैं अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्मा। तो ये दो नाम आपने याद रखने ही हैं। अगर आपको कोई बोले क्या होता है कि जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो ऊष्म क्या है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है, साधारण वाले टीचर वाले, तो उसमें यहाँ क्या आ गया, जैसे यार अलावा और ये क्या दे रखा है, तीन शाह होते हैं, यही सारी समस्या है उच्चारण की। श श स। तो उच्चारण स्थान का हम शायद पढ़ चुके हैं, देखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि एक श है, फिर श और सा। और यदि किसी को समस्या है तो मैसेज कर दे, मैं उसे बता दूंगा। तो अब आपने एक नियम याद रखना है। देखो, लिखते तो सारे ही हैं लगभग ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर कोई समस्या हो तो करना माइक ऑन, वैसे चलते रहते हैं, अभी साधारण विषय ही चल रहा है। तो ये नियम 5 वहां पे लिखा हुआ है, या अचहीनम परेण संयोज्यम। तो बात यही आती है कि देखो, लिपि है, जगह कम घेरनी है, मतलब जितना ज्यादा आपका स्थान बचेगा उतना वो लाभ है ना। तो आप अगर किसी को पूछ रहे हो कि आप कैसे हैं, तो आप क्या लिख दोगे, भवान कथम अस्ति। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, कथम अस्ति। अरे भैया, ये यहाँ से ऐसे होगा क्या? हाँ, तो आपने स्थान बचाने के लिए वो जो व्यंजन है, जो हलंत था, जो एक कथम है, इसको आपने ऐसे लिख दिया। ये बहुत ही साधारण सा विषय है कि भैया स्वर जुड़ जाता है जाके, परंतु उन्होंने जिक्र इसलिए कर रखा है क्योंकि देखो क्या होता है, हर जगह आप उसका प्रयोग नहीं करते। किसका? अगर आपका यहाँ पे कथम के आगे कोई व्यंजन आता तो कथम को आप ऐसे लिखते हैं, कथम, बिंदु लिखते हैं ऊपर, फिर आगे लिखते हैं आप कुछ, कथम हो इत्यादि मान लो। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये यदि आगे क्या है, स्वर, तो स्वर को, बाकी नियम, हर कुछ नियम यही रखे होते हैं। जैसे हमने एक नियम पढ़ा था, अपदम ना प्रियोंजीत। तो जिसका अर्थ याद करवा दूं, शब्द रूप, धातु रूप और अव्यय, इन तीनों के अलावा लोक के अंदर किसी उसका प्रयोग नहीं होगा। आप लोक में प्रत्ययों का भी ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, वो तो व्याकरण में समझाने के लिए करा जाता है ना कि घय प्रत्यय हो रहा है, अर्थ थोड़ी ना उसका कुछ। तो लोक में ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि लोक का ये अर्थ होता है, जो हम भाषा बोल रहे हैं, भाषा में तो त्रुटियां आती है, परंतु जो मेघदूतम, शिशुपाल वध इत्यादि जो काव्य वो हैं, ग्रंथ हैं, उनकी रचना के वक्त वो प्रत्यय थोड़ी ना लिख देंगे, जो ग्रंथकार होगा। तो वैसे कहा जाता है अपदम न प्रियुंजीत, और ये क्या है, अचहीनम परेण संयोज्यम। तो ये बस लिखा हुआ है अच्छे से, हीन विदाउट वोवल्स, आगे स्वर से जाकर मिलता है, ये उदाहरण दे दिया। अहमद्य, मैं आज अहमद्य पठामी। तो ये साधारण हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है संस्कृतम, संस्कृत बनाओ, पहला वाक्य ये होगा, जैसे अहम पठामी, तो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, तो ये अब आपको करके भेजना है, तृतीय अभ्यास। और अब ये भेज देना, चेक करूंगा जरूर मैं ये वाला, ताकि देखे तो कि कोई कर भी रहा है या नहीं, क्या पता चल रहा है नहीं कर रहा। तो तृतीय अभ्यास करके भेजोगे चेक के लिए तो ठीक। तो अब देखो क्या होता है, अब आती है चर्चा इन धातुओं पे जो हमने कर ली थी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो जो नहीं आपको याद होगी कल वाली। नाम पूरा आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो नहीं देख रहा। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था, मैंने आपको नाम बता दिया, लेकिन मुझे किसने बताया और मुझको बताने वाले किसने बताया? तो स्वयं पाणिनि जी ने धातु पाठ के अंदर धातुओं के अर्थों के साथ उनका संग्रहण कर लिया है। तो ये लिखा दृश्य प्रेक्षण, तो ये देखना नहीं है, दृश्य धातु है, जिसका अर्थ होता है पश्यति, देखना। और दूसरी धातु है, हाँ, ये स्था लिखा हुआ है, ये वाला था, यानी बैठना या रुकना, तिष्ठति। तो बालकः तिष्ठति, बैठता है क्या। फिर आगे आता है पाप आने। अब क्या होता है कि
जैसे मैंने आपको बताया था ना, आदेश की चर्चा हमने कल करी थी। आदेश क्या होता है? दूसरे वर्ण को बैठ हटा के बैठ जाना। तो अब लिट लकार में, यानी पिएगा, पा पाने का अर्थ समझ गए। तो पा धातु के रूप चलते हैं, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो पा बना ना, क्योंकि धातु भी पा है तो पास्यति बन गया। परंतु लट लकार में क्या बना? पिबती। तो ये पा को पिब आदेश हो गया लट लकार में। तो ऐसे इसकी क्या करते हैं हम? गणना करते हैं, ऐसे इसका देखा जाता है सिस्टम। तो यही है। अब आपको बस क्या करना है, आपको धातु तो याद रखनी है, साथ में एक बार अगर आप उसका प्रयोग करना सीख गए कि पिबती और लिट में बनेगा पास्यति, इसलिए कहते हैं कि मन में चिंतन रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब सच बताऊं तो मैंने इतना ये इसको याद नहीं करा कि इसको ये आदेश हो रहा है, ये हो रहा है, परंतु मैंने वाक्य बनाए थे मन में और मैं उनका चिंतन करता हूँ, तो मेरे को याद रहता है कि किसको लिट में, किसको कौन से लकार में क्या चल रहा है इत्यादि। तो फिर आगे आता है घ्रा। घ्रा का हमने पढ़ लिया था, सूंघना बनता है जिसका शीघ्रति। ठीक है। फिर आगे क्या है? सद। सद को आदेश होता है सीध, जैसे आपको दिख रहा होगा, और सीदति बनता है जिसका अर्थ होता है बैठना। और हमने उपसर्ग की चर्चा तो कल कर ही ली थी। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? अच्छा, तो सृष्टि जी बोली कारिका सुना दीजिए, उपसर्ग वाली जो हमने पढ़ी हुई है एक, या वो आपको याद है? आप नहीं, उपसर्गेण बलि धात्वर्थो, आपको याद है बोली? सृष्टि जी बता दीजिए है? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे लगा था आप होली कक्षा पहले में आए थे। ज्योति याद है बोली कारिका? तो सुना दो। हाँ, बिल्कुल। तो अब चर्चा करते हैं 10 लकारों के ऊपर। वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे धातु पाठ में। तो ऐप में गए, ऐप में जाके ये जो क्लिक करा, ये एक्चुअली दो गए थे ना, तो दोनों के वो नोट्स अलग अलग बन जाते हैं। ऐप बड़ा अच्छा है। हम गए धातु पाठ का पीडीएफ, की पीडीएफ होना चाहिए था। पीडीएफ स्त्रीलिंग है, इसका निर्देश किसने करा? तो शायद लिंगानुशासन ने करा होगा। देखते हैं। तो यहाँ क्या है, ये हमने क्या पढ़ा था? ये कल वाले तथ्य मैं इसलिए रियलाइज वो कर रहा हूँ रिवाइज, क्योंकि भूल गए इसलिए। तो इसका एक बार उच्चारण कर दो प्रांजल, फिर जो सामने श्लोक लिखा है प्रांजल कर दो। तो ऐसे ही धातु ये बोल दो, कारिका की उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, साहार आहार संहार विहार परिहार। तो अब ये क्या है, आज इसकी थोड़ी नीचे चर्चा करते हैं। तो ये संधि विग्रह आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये क्या होता है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य। तो ये जो पहला आपको बात ऊपर वाली पंक्ति दिख रही होगी, वो किसमें है? कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस याद करवाऊं तो द बॉय गोस। नहीं, ये क्या है? द बॉय स्पीक्स। इसको पैसिव का क्या बनेगा? नहीं यार, मैं भूल क्या बनाना यार, 7वीं 8वीं में पढ़ा था। क्या था? द बॉय का बनाएगा, छोड़ो, हिंदी नहीं कर लीजिए। तो लड़का जाता है, लड़के के द्वारा जाया जाता है। तो लड़का कार्य करता है, लड़के के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये हो गया कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा, मैंने इसका वो नहीं दे रखा शब्दार्थ, ये रहा तेरा, कैसे नहीं दे रखा। उपसर्ग का क्या अर्थ हो गया? प्रीफिक्स। अगर आप ये कारिका याद कर लोगे और वो उपसर्ग 22 याद कर लोगे, तो अब आपको उपसर्ग का पूरा ही सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ी ना है कि आपने सारा पढ़ना है, लेकिन आगे अब कभी आप आगे पढ़ोगे ना, तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ, उपसर्ग हमने पढ़े थे। 22 उपसर्ग है, प्रा परा सम अनुवप, वो याद हो गए तो फिर तो उत्तम ही उत्तम है बात। तो देखो धातु, अर्थ मीनिंग बलात्। बलात् यानी बाय फोर्स। ठीक है। अन्यत्र, अन्यत्र क्या होता है? समवेयर एल्स, यानी
जैसे क्या होता है अन्यत्र गच्छतु, तो इसका क्या अर्थ हुआ कहीं और जाओ। फिर क्या है नी। अब एक धातु होती है नी धातु, उसका क्या रूप चलता है नयति, जिसका अर्थ होता है ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूप बना है नीयते। ये एक आत्मनेपदी का रूप है। आपको लगभग पता ही होगा सबको कि धातु के दो प्रकार से रूप चलते हैं, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी। यहाँ पे आत्मनेपदी है। परस्मयी पदी कैसा होता है भवती भवता भवन्ति। आत्मनेपदी कैसे होता है नियते नीयते नीयन्ते। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन है नीयते, तो ले जाया जाता है, ये अर्थ में अच्छा हो गया। हरति जैसे आप उदाहरण देखो क्या है, तो आज इसी पे फिर करके आगे 10 लगा देखते हैं। देखो धातु, हाँ जी बोलिए। ये देखो, अगर यहाँ पर दे रखा है तो हो सकता है उभयपदी हो। तो वैसे मेरे को प्रश्न तो आया था मन में, परंतु चेक कर लेते हैं। यहाँ गए देखते हैं। अब धातु क्या है मूल नीय नीय प्रापणे है क्या धातु। हम्म, आता। अब ये उभयपदी क्या होता है, वो धातु जिसके दोनों रूप चलते हैं, यानी परस्मयी पदी और आत्मनेपदी दोनों। तो जैसा उन्होंने बोला धातु कैसी है नीय प्रापणे, और धातु का अर्थ क्या है, अच्छा हाँ, धातु का नाम है नीय प्रापणे, और धातु कैसी है उभयपदी। उभयपदी ना बोला जाए, उभयपदी। तो यानी इसका कैसे रूप चलेगा, इसका ऐसे रूप चलेगा। ये रहा परस्मैपदी, उल्टे हाथ को सीधे हाथ को आत्मने पद, तो नयते नयेते नयन्ते। अब दोनों के अंदर अर्थ का अंतर क्या होता है आत्मनेपदी उभयपदी, तो थोड़ा आगे का विषय है। वैसे पीडीएफ में दे ही रखा है। कहा जाता है कि जब कर्ता को स्वयं क्रिया का लाभ प्राप्त हो तो आत्मनेपदी होता है, परंतु थोड़ा शब्दों का जंजाल बैठ जाएगा आरंभ करने वालों के लिए, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करते। तो ये क्या धातु है री। अब देखो ये है ऐसे आ, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट करने नीचे आ जाता है आगे वाला, तो हर जगह आपने यही देखना है। धातु क्या है नियते वाला रूप तो नहीं है इसमें, इसमें नहीं है क्या नियते वाला, अरे नयते है क्या नी। 2 मिनट देखना पड़ेगा कहाँ बनता है, बनता होगा कहीं पे फिर। वायर एक का ही हो गया ध्यान। ये मेरे को लग रहा है ये कहीं या तो रिजन सन्नंत में तो नहीं बन रहा होगा, देखो कहाँ बन रहा है। भाव कर्मणोः लट लकार आत्मनि नियते, ये कौन सी धातु है भैया। अच्छा भाव कर्मणोः में बन रहा है, ठीक है वही कर्म में बन रहा है, कर्मणि अर्थ में वही तो हो गया। अब ये देखो अलग अलग प्रकार से मैंने आपको बता दिया, इसमें यक हो जाता है बीच में, ये रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था हर धातु के 1 लाख रूप बनते हैं, वैसे ही अलग अलग प्रत्ययों का विधान होता है, सिर्फ तिप्त छी सिप्त स्था मिप्त स्मस् ये प्रत्यय नहीं होते। तो ये जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कर्तरी, कर्ता अर्थ में प्रत्यय इत्यादि। ज्यादा नहीं देखना, ये ज्यादा ऊपर बस देख थोड़ा थोड़ा बस, ये आप स्किप भी कर सकते हो ये पार्ट। तो ये जो सब कुछ दे रखा है ये सब शब्दों की सिद्धियां हैं, तो ये इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ क्या है फिर, हाँ। तो अब उदाहरण के लिए और समझना भी जैसे है, हमने कल समझा था एक साधारण उदाहरण, लेकिन जो आप कार्य का याद करोगे उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो देखो धातु क्या है हरी, तो वो मैंने बता दिया कैसे लिखनी है। उसका क्या रूप चलता है हरती। री धातु का अर्थ होता है चोरी करना, टू स्टील जैसे लिखा है। अगर प्रा उपसर्ग उपसर्ग पहले लगता है ये सूत्र ही निर्देश करता है। अब ये किसने बताया आपको कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। कोई प्रश्न करे तो आपको क्या बोलना है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों द्वारा ही बताया जाता है हर कार्य कि प्रत्यय बाद में होगा और उपसर्ग पहले होगा। तो हो गया।
तो ये क्या है, प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री। ठीक है सृष्टि जी, बहुत अच्छा। तो ठीक है सृष्टि जी, आप बता दीजिए ये कौन सा सूत्र विधान करता है कि उपसर्ग पहले लगते हैं, वो भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे प्राधन ह्री बन गया। अब क्या होता है, प्रहार शब्द आपने सुना होगा। तो प्रहार का मतलब होता है हमला करना या मारना। तो वो भी ह्री धातु से ही बना है। एक का अर्थ तो चोरी करना है और एक का अर्थ मारना हो गया। तो हमारी कारिका सक्सेसफुल हो गई कि धातु के द्वारा बल से, यानी बलात्, ये रहा शब्दों को देखो, बलात् अन्यत्र कहीं और नियते ले जाया जाता है। और उदाहरण दे दिया, प्रहार यानी मारना। आहार तो आपको पता ही है, आहार क्या है, खाना, वो लिखा आधन ह्री फूड। ठीक है। फिर आगे आता है सन उपसर्ग, वैसे इसको, अरे हाँ संहार नहीं पढ़ते, संहार ही पढ़ेंगे। तो टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जैसे साधारण इंग्लिश में लिख दिया था मैंने, तो मतलब पूर्ण रूप से नाश कर देना। विहार होता है ना कि इधर क्यों विहार कर रहे हो, तभी तो बोला जाता है वसंत विहार। अरे प्रत्यय से नहीं होता, धात ये बताना है कि उपसर्ग पूर्व में कौन सा सूत्र किस सूत्र के द्वारा बोला जाता है। प्रत्यय का निर्देश तो हो गया कि वो बाद में उससे हो रहा है, वो बताओ ढूंढ के चलो। तो विधन री, तो ऐसे विहार बन जाता है। तभी वसंत विहार आपने सुना होगा, कोई भी विहार, प्रीत विहार इत्यादि, तो वो यहीं से बनते हैं शब्द, हिंदी के है ही शब्द यहाँ से। और फिर होता है परिहार, तो छोड़ देना और बात। तो आपने ये कारिका याद कर लेनी है, कोई भी उपसर्ग आपसे पूछे तो किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अगर आप संस्कृत में भी पेपर लिखोगे अपना, तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि उपसर्ग क्या है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत्। ठीक है, ये हो गई हमारा कारिका, और ये हो गया हमारा उपसर्ग का सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये है 22 उपसर्ग, जिसको मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, और ध्यान देना कि कहाँ पर आकार है। प्रा, परा, अप। ठीक है, प्रा परा अपसम ऐसे नहीं, याद करने के पक्ष में ठीक है, परंतु प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, तो उप नहीं पढ़ना, उप। तो ये इसके तथ्य हैं। कल भी बोला था, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना, लाभ हो जाए। और जो जैसे अभी सृष्टि जी, ओके, तो जैसे उन्होंने अभी बड़ा सा कुछ लिखा, तो हाँ, तो देखो क्या होता है, ये जो होते हैं, ये उपसर्ग संज्ञक, उपसर्ग इनका नाम हो जाता है जब ये धातु से जुड़ते हैं। तो बाकी ज्यादा नहीं जाना सृष्टि जी, ये बस आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हाँ, जिसको ज्यादा पढ़ना है वो इसको पढ़ ले कृपया, पीडीएफ को। ये वैसे सामान्य आगे के लिए, मैंने आपको बताया था पीडीएफ आगे के लिए बनी हुई थी, परंतु ये सबके लिए है जरूरी। बाकी आगे जाएंगे तो समय भी जाएगा ही। तो इसका एक सूत्र होता है, ये रहा, देखो, शंका, ये कैसे निश्चित हुआ कि ये उपसर्ग धातु से पहले ही लगेंगे, प्रश्न आ गया। तो उत्तर, इसके लिए भी सूत्र ही कार्य करके बताता है, और वो सूत्र है ते प्राग धातु। ठीक है। और वेदों में कभी कभी उपसर्ग बाद में भी लग जाते हैं धातुओं के, और इसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र की रचना करी, छंदसी परेति। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये होता है एड्रेस, पहला अध्याय, चौथा पाद, 80वां सूत्र। ठीक है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। और हर अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद। कुल मिला के 4000 के करीब सूत्र हैं। तो ते शब्द का आपको अर्थ पता ही है, साहा, कऊ, ते। तो ते यानी वह, यह शब्द उपसर्ग, प्राक। अब प्राक भी आपको पता ही होगा क्या होता है, यानी पहले। और हमने अगर उकारांत शब्द रूप याद करे हो किसी ने, तो उसे पता होगा, षष्ठी विभक्ति के पंचमी और धातु शब्द के पंचमी और षष्ठी में बनता है धातो। तो ये वही शब्द है। तो वो पहले धातु के हों, सूत्र का ये अर्थ हो गया। ऐसे सूत्रों का अर्थ लगवाया जाता है। तो ये शंका भी देखनी ही थी, तो कृपया इसका रिवीजन कर लें। अब आते हैं 10 लकारों के ऊपर।
अब देखो जो हमने लिखना है रजिस्टर पे, वो ये है कि जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने रजिस्टर में लिख लेना। बाकी आपको तीसरा अभ्यास आगे करके भेजना होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अभ्यास नहीं होगा तो कैसे कार्य चलेगा। अब देखो ये आते हैं धातुओं से विभिन्न अर्थों में तिंग प्रत्यय आते हैं। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि ऐसे प्रत्यय होते हैं। पहले लिखा है परस्मैपदी और दूसरा लिखा है आत्मनेपदी। अब पता है धातु पे ज्यादा चिंतन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि धातु की क्लासिफिकेशन बहुत सारी हो जाती है। यदि आपको रट्टा लगवा दिया जाए तो फिर वो वही कहते हैं ना कि वो रटंत विद्या है। लेकिन जब मैंने देखा तो ये पूरा एक पैटर्न है, व्याकरण का नाम ही व्यवस्था है। जो इस पैटर्न को समझ के करेगा तो उसको आ जाएगा, क्योंकि इसका उदाहरण मैं भी था। इसलिए मैंने कभी भी जहां पर भी मैंने पढ़ाया मैंने कभी भी रट्टा नहीं लगवाया, पैटर्न समझाया कि आप ऐसे देखो। रट्टे का क्या अर्थ है कि जैसी आपको धातु दिखे, धातु आपको दिखे कि पा, तो वहां पे पास्यति बनेगा लिट के अंदर, यानी पिए का भविष्य काल। लेकिन आपको दिखे पठ, तो पठिष्यति। तो वहां पे इतना अलग क्यों रूप चल गया लिट में, एक जगह तो पठती चल रहा है, एक जगह तो आपका वो चल रहा है। तो वहां लॉजिक समझाया गया कि कैसे कैसे क्या क्रिया होती, इसलिए ऐसे चल। तो ये आपके प्रत्यय हैं, ये याद करने हैं, ये भी लिख लेना। आत्मनेपदे के भी अगर आप लिख लो तो आपके लिए ही अच्छा है। पढ़ रहा हूँ एक बार। ताताम छ, था साथाम भम, इड वही मही, ऐसे। तो परस्मई पदी और आत्मनेपदी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कहाँ गया पुत्र गतवान। आगम और आदेश की चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये इसकी पंक्ति कल जो थी वो क्या थी, वो ये थी, मित्रवत आगमः भवति या शत्रुवत आदेशः भवति इत्यादि। ठीक है, ये हो गया इसका रिविजन। अब आते हैं लकारों के ऊपर। आज ये लकार आखिरी बार पढ़ेंगे, इस पर फिर चिंतन नहीं होगा। चिंतन तो होगा लेकिन नामों पे चिंतन नहीं होगा। तो ये पंक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी से ही मैंने उठाई है। वैसे मूल पंक्ति कहाँ की है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की। परंतु वरदराज आचार्य जिन्होंने ये लघु सिद्धांत लिखी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसी को तो पंक्तियों को छोटा करके छोटा ग्रंथ की रचना कर दी। तो ये क्या लिखा है, लट लेट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, एषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। एषु लिखा है, एषु यानी इनमें से। अब एषु कहाँ बनता है, यीशु की अगर तो सृष्टि जी यीशु कहाँ बनेगा। हम्म, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा तो बस सप्तमी का क्या अर्थ होता है। वैसे 50% रॉन्ग है, परंतु अर्थ तो 50% ठीक है। तो अधिकरण में पर, तो में आ गया अर्थ हमारे पास। तो यीशु यानी ये, इनमें, हाँ इनमें ये अर्थ हुआ। पंचमो यानी पंचम, पांचवा। जैसे एक शब्द होता है पांच और एक होता है पांचवा, वैसे ही एक होता है पंच और पंचम होता है पांचवा। ठीक है। तो अरे हाँ, ये लिखा। वाह यार, कितनी अच्छी वीडियो बनाई। तो यहाँ क्या लिखा है, पंचमु, और यहाँ पंचम यानी पांचवा। तो यहाँ पे क्या है, नहीं शायद उसमें सोच के बनाई होगी ना, वो ऐसी बनाई होगी कि क्या समस्या आ सकती है देख के। तो यहाँ क्या लिखा है, लकारः छंदो मात्र गोचरः। तो इसका क्या अर्थ है देखो। तो यानी कि इन लकारों में पंचम लेट लकार केवल छंदों में ही प्रयुक्त होता है। अब ये छंद क्या होता है, अब छंद का एक अर्थ होता है वेद। ठीक है, तो ये लिखा वेद छंदो मात्र गोचरः। गोचरः का मतलब होता है दिखाई पड़ता है, या फिर अगोचर वैसे यहाँ शब्द होना चाहिए। छंदो मात्र अगर ठीक है तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, ऐसे अर्थ में ले। तो आपका लेट लकार किस में चला गया, वेदों में चला गया। तो भैया वेदों में चला गया, तो अब मैं आपसे पूछूं लकार कितने हैं। तो अब आपको बोलना है लकार है 9, क्योंकि आपका लेट तो चला गया। तो लोक में चर्चा हो रही है, लोक में वेद, देखो वेद का विषय अलग हो जाता है।
अधिकारी की भी बात आती है उसमें। अधिकारी का ये अर्थ है कि मतलब वो जो पद्धति से पढ़े, फिर ऐसे थोड़ी ना आप जाके पढ़ सकते हो इत्यादि। अब जिसका प्रवेश हुआ है इत्यादि, वैसे जैसे ये नहीं है ना कि आपको किसी गुरु से पढ़ना पड़ेगा, ये वो पूरा तरीका होता है वेद का, बाकी यूट्यूब से देख के तो नहीं पढ़ा जाता। तो छोड़ो। तो लेट हो गया अलग, ये घर क्या। अब बाकी एक लकार आ जाता है, लिंग लकार। इसके दो भेद हो जाते हैं। दो कौन कौन से भेद हो जाते हैं? तो इसके दो कौन कौन से भेद हो जाते हैं, ज्योति बताओ। ज्योति है यहाँ पे? अरे बता दो भैया। माइक ऑन नहीं करना क्या? नहीं करना लगता है। तो सृष्टि जी आप ही बताएं, दो लकार कौन से होते हैं इसके? ये जैसे दो बोले। आशीर। अब यहाँ पे आशीर लिंग है, तो यहाँ पे रा कहाँ चला जाता है, देख लेते हैं भैया। ठीक है। मैं क्या ऐसे लिख दूंगा तो दिक्कत था, ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो आशीर लिखा हुआ है, आगे लिंक लगा देंगे। तो देखो होता ये है कि दो भेद हो गए। जब दो भेद हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 10 भेद हो गए। इसी प्रकार अब आपने पूछे कोई तो लकार कितने हैं, तो आपको बोल रहे हैं लकार है 10। ठीक है, तो ये जैसे आपके सामने मैंने कर दिए थे। वरना कितने हैं? 11। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब आपने, मैंने ये सुना है लोगों को बोलते हुए कि आशीर लिंग। आशीर लिंग जैसे थोड़ा सा सीखना है, आशीर लिंग। तो यहाँ पे अच्छा नहीं, ये भाषा नहीं बोलनी। जैसे बोला जाता है शकारोत्तरवर्ती जो ई कार है वो दीर्घ है। तो मतलब शकार के पर में जो इकार है वो कैसी है, दीर्घ है इत्यादि। और रा की स्थिति क्या होती है? रा ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ये जो रेफ है ना, ये मैंने आपको बताया था कल की कक्षा में भी, इसका थोड़ा सिस्टम अलग ही चलता है। तो जैसे बोला जाता है आशीर्वाचन देना, राम दीर्घा दीर्घायुषी भूयात। तो अगर रूप आपको आशीर्लिंग लकार के याद है, भूयात भूयास्तम भूयासु भूयाह भूयास्तम भूयासा भूयासम भूयासु भूयास्म। अगर ऐसे रूप याद हो गए तो आपको अन्य लकारों में भी याद हो जाएंगे। तो ये नहीं आगे से सोचना कि लकार का अर्थ सिर्फ होता है प्रेजेंट काल, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तो अब आता है सबसे पहले लकार लट। अब ये हर लकार किसी ना किसी सूत्र के द्वारा होता है। हम पुस्तक में 5 लकार पढ़ेंगे और मैं आपको पांचों सूत्र बता दूंगा किस किस का होता है। इसमें सबसे बड़ा होता है लिंग लकार। ठीक है, उस पे क्या मैं सूत्र बोलूँ तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रशन प्रार्थनेशु लिंग। ऐसे करके सूत्र हो गया, उसने बता दिया इस अर्थ में ये लकार को कर दो। तो ज्यादा ना जाते हुए तो ये पंक्ति कृपया याद कर ले। लट लेट लूट रिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। जिसको उच्चारण का लगता है कि हाँ मेरा उच्चारण ठीक है या नहीं, भेज दो ना मेरे को। बढ़िया, सही है, सुनता रहूंगा मैं तो, फिर देखता रहूंगा क्या सिस्टम। तो लट लगा वर्तमान, ये तो सबको पता है जो अभी हो रहा। दो अर्थ हमेशा याद रखना, पढ़ता है और पढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट नॉर्मल प्रेजेंट जिसको बोलते हैं। फिर आता है लेट लकार, यानी पुराण का भूतकाल। जैसे कि क्या होता है, भूतकाल के 3 भेद हो जाते हैं। एक, रात के 12 बजे से, आज क्या तारीख है, आज मान लो 22 है क्या? तो आज रात से पहले जो कल रात को 12 बजे थे, उससे बाद का जो भूत लकार होगा उसके लिए एक अलग लकार है। भूतकाल होगा उसके लिए एक अलग है, और उससे पहले का एक अलग है। और 2 से 3 हजार साल पहले, यानी पुराणिक काल आप बोल सकते हो, या उससे भी पहले जितना मानना है, साल लाखों साल बोल लो, तो आप तब प्रयोग कर सकते हो लेट लकार। अब क्या होता है, जब हम बोलते हैं राम थे, तो आपको ये भी नहीं पता कि राम दोपहर तक थे या शाम तक थे, या ये नहीं पता कल तक थे या परसों तक थे, ये भी नहीं पता कि 1000 साल पहले थे या 2000 साल। परंतु यदि आप बोल दोगे राम अयोध्याम जगाम, जैसे सामने लिखा हुआ है,
तो राम अयोध्या गए थे, ये भी इसका अर्थ हुआ। लेकिन उस अर्थ से ये भी पता चल जा रहा है कि पौराणिक भूतकाल है, तो बहुत पहले गए थे। ठीक है, ये नहीं है कि 1-2 वर्ष की बात है, 100 वर्ष, तो 100 वर्ष के लिए भी नहीं माना जाता, वैसे हजार हजार वर्ष के ऊपर ही माने। तो लिट लकार इसके लिए हो गया। सबसे कम मैं अगर आपको बताऊं तो लिट लकार का प्रयोग होता है, परंतु जैसे मेघदूत के अंदर आप पढ़ो तो आपको वहां पे आपको प्रयोग में मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो चर्चा ही वैसे करी है। मेघदूत में नहीं, क्या नाम है, रघुवंश में। वहां पे है ही, फिर आ जाता है कि दिलीप राजा ये थे वो थे। रघुवंश के अंदर र- जैसा नाम बोल रहे हैं वैसे ही रघु के कुल की चर्चा करी गई, और राजा दिलीप से चालू होता है प्रथम सर्ग में। तो लुट लकार, काल होने वाला भविष्य, और एक काल निकल, हाँ, तो जब निश्चित हो कि आज रात के 12 बजे का बाद कार्य होगा। तो देखो अब क्या होता है, क्रम से ना चल के हम चलते हैं पहले उससे, क्योंकि क्रम से चलेंगे तो आपको हो जाएगा थोड़ा कंफ्यूजन। देखो, तो ये हो गई व्यवस्था। भूतकाल में जो आपको डाक से दिख रहा है वो हमने पढ़ना है, भविष्य में जो डाक से वो पढ़ना है, और वर्तमान में तो एक ही है। तो इस प्रकार ये देखना पड़ेगा। तो ये आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो भूतकाल क्या है, भूतकाल में लेट लकार, लंग लकार और लुंग लकार। लेट हमने पढ़ लिया, लेट का क्या अर्थ है, भूतकाल ऐसे वाला जिसमें राम अयोध्या गए थे। फिर आगे आता है लंग लकार। लंग लकार क्या है, तो पीडीएफ कृपया करके प्रिंट आउट करवा ले भैया, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रहा आपके सामने, भूतकाल, लंग लकार, भूतकाल कल बीता हो, यानी कि 12 बजे से पहले, कल रात वाले से पहले आप कब प्रयोग कर सकते हो लंग लकार का। तो रामः ह्यः विद्यालयम अगच्छत। अब इस पुस्तक के अंदर लंग लकार ही दिया गया हुआ, परंतु आप उस लकार में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, आज सुबह का बीता हुआ, जो मतलब आज सुबह से जो भी आपने करा उसमें नहीं प्रयोग कर सकते। वो व्याकरण की दृष्टि से असाधु हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। तो आइए आपको देखना, अभी आपको कैसे अर्थ में करना है। तो अभी आपको एक कारिका बताऊंगा कौन किस अर्थ में है, कारिका से सारा काम सिस्टम सरल हो जाएगा। तो ये हो गया लंग, तो हमने लंग याद कर। फिर आता है लुंग लकार। लुंग में आ गया सामान्य भूतकाल यानी कॉमन पास्ट। कभी भी कुछ भी जो हुआ हो लिख दो, यानी अभी से 5 सेकंड पहले जो भी हो। अब यही समस्या आती है, पता है क्या, कि 9वीं 10वीं तक और इस पुस्तक के अंदर भी ना छात्रों के लिए पता है क्या है, ये वाला लंग लकार का निर्दिष्ट करा हुआ। मैं तो लुंग लकार पढ़ाना चाहता था, और मैंने लुंग लकार पढ़ाने की इच्छा भी जान, पर फिर ये पता चला कि एक लकार एक्स्ट्रा हो जाएगा, लंग भी पढ़े लुंग भी पढ़े, वो कहेंगे दो दो इतना क्या पढ़ना। तो मैं कहा जैसा पुस्तक में है निर्दिष्ट वैसा चलते हैं। परंतु आप आज सुबह के लिए तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते ना, तो गलत हो गया फिर आपका। तो कोई नहीं, लेकिन पहले पता होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे भूतकाल। फिर आता है भविष्य। तो लिट लिट मैं इतनी देर से आप लोगों को बोल रहा था, ये रहा लिट, यानी भविष्यत काल सामान्य। तो जो होगा, अरे देखा जाएगा, ठीक है नहीं, तो मतलब सामान्य फ्यूचर, जो कि लिखा है राम पठिष्यति, यानी राम पढ़ेगा। कब पढ़ेगा आपको पता है, हो सकता है 5 सेकंड बाद भी पढ़े, लेकिन इसके पहले वाला लकार कह देता है कि कब पढ़े, कल होने वाला भविष्य। जब निश्चित हो कि आज रात के 12 बजे के बाद कार्य होगा। तो राम श्वः गंता, तो इसके रूप भी गंता गंतारव गंतारह ऐसे करके चल जाते हैं। अब क्या है, मैंने पहले 10 एक के याद कर लिए थे तो हो गए थे बाकी याद। तो ये अभी ऊपर ऊपर से परिचय है, 5 को तो आपका ध्यान याद रखना है, बाकी नहीं होगा मैं जानता हूँ, लेकिन जिसको करना होगा वो देख ले। नहीं क्यों नहीं होगा, वैसे मोटिवेशन देना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान हो जाए तो अच्छा है। ये ना सोचा जाए कि 10 है 11 कितने ज्यादा है। तो वर्तमान में क्या हो जाता है, लटलकार। फिर आगे आते हैं अन्य, ये जो 4 आपको दे रखे हैं। लेट वेदों में होता है तो उसको छोड़ दो, वो मैंने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि वेदों का विषय अलग होता है, लोक का अलग होता है। मतलब हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन क्या अभी जब उसका प्रयोजन नहीं है अभी तो। फिर आगे आता है लोट।
विधिलिंग, आशीर्लिंग, रिंग, ये चार है सबसे अलग। तो रिंग लकार ये सबसे क्लिष्ट यानी कठिन होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये बस याद नाम रखना है कि क्या पढ़ना है, किसी को पढ़ लेना। फिर आगे आता है आशीर्लिंग लकार। आशीर्लिंग लकार आशीर्वाद वचन के लिए होता है, जैसे नाम से प्रतिपादित हो रहा है। फिर आते हैं ये दो लोट और विधिलिंग। ये हमने पुस्तक में पढ़ना है, या कह सकते हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही लगता है ना, जैसे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे इतर नहीं पढ़ेंगे, यानी इससे अन्य नहीं पढ़ेंगे। तो क्या, क्योंकि वो लोग भी बंदे होते हैं समय के फाउंडेशन से। तो फिर क्या है, विधिलिंग लकार यानी लोट के समान। तो देखो क्या होता है, जब आपको किसी से आज्ञा प्रार्थना करनी हो ना, तब आप लोट लकार और विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, दोनों सेम अर्थ में आते हैं। जैसे आपको बोलना है, ओए किताब दियो, तो तो पुस्तकम ददातु। या फिर पढ़ो, बालक पढ़े, तो बालकः पठतु या बालकः पठेत। तो आपने रूप क्या याद कर लेना है, पठतु पठताम पठन्तु। आपको हो जाएगा याद, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु। ये आपने याद करे होंगे पहले, स्मरण में आ रहा होगा, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रहा, क्योंकि 9वीं 10वीं तक यही पांचों लकार होते हैं। और ये भी याद करे होंगे, भवेत भवेताम भवेयुः, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः। तो ये हो गए 10 लकार। पहले बताओ यहाँ तक कोई समस्या, उसके बाद कारिका पे चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न, अन्यथा ये प्रेषयतु हम सब, अन्यथा अग्रे चलामः। अरे भैया कोई तो भेज दो, पता लगे हाँ है, कोई है इधर। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई तो एक सिंगल प्रश्न कर लो, फिर जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। पूछ लो कुछ तो। चलो ठीक है, लगता है अच्छा बढ़ा दिया बहुत, तो कोई प्रश्न ही नहीं आया। ऐसे हर क्लास में होता है, पूछता ही हो। या तो कोई जैसे कहते हैं कि अगर बहुत अच्छा पढ़ा ले तब प्रश्न नहीं आता, या फिर कुछ समझ नहीं आया तब प्रश्न नहीं आता। तो ये 10 लकार हो गए, इसके बाद क्या है। अब आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, ये आपको श्लोक दिख रहा होगा। तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ, और आप इसका अर्थ अब खुद लगा लेंगे, क्योंकि वही मैंने अभी आपको समझा दिया। तो मैं क्यों पढ़ूँ, फिर एक बार सृष्टि जी आप ही पढ़ दो। अरे नहीं पढ़ रहे, जल्दी पढ़िए थोड़ा, माइक तो ऑन करिए। तो नहीं पढ़, आनंद जी पढ़िए आप। अरे तो कोई बात नहीं, गड़बड़ करोगे तो ठीक भी तो होएगा ही एक दिन। पढ़िए। हाँ, पता तो था कहाँ होने वाला है, पर बहुत, तब भी बहुत सही है, अच्छा लगा। ठीक है प्रांजल पढ़ो आप। तो जैसे कि सूत्र कह रहा हूँ, श्लोक में दिया ही हुआ है, लट वर्तमाने, यानी लट वर्तमान में, लेट वेदे, लेट लकार वेद में, भूते लुंग लंग लेटस्तत्। तो भूत में कौन कौन से हैं, लुंग है, लंग है, लिट है, तथा।
तथा का क्या अर्थ होता है, ये सब यत इत्यादि। तो लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्याशीषोऽस्तु लिङ् लोटौ लुट् लिट् लुट् लिट् लिङ् च भविष्यतः। तो ऐसे हो गया। अब ये विद्याशीषोऽस्तु ये क्या लिखा, अब ये ना अर्थ दे रखा है इसका लिंग और लोट लकार का, उस पे हम चर्चा अभी वैसे करी है कि विधि लिंग लकार, आश्रित लिंग लकार, या फिर ये लोट लकार किसमें आता है, परंतु जब पढ़ेंगे अभ्यासों में आगे तब इसको देखेंगे लोट लकार को अच्छी तरीके से। अभी आपने सिर्फ ये जो कारिका है ये याद करके आपने सारे जो अर्थ है लगभग मस्तिष्क में बिठा ले। तो वास्तव में भविष्य काल के लिए लिंग का प्रयोग हो सकता है, लेकिन कारिका में दे रखा है, तो अभी आप याद कर लीजिए क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ, लट वर्तमान लेट वेदे भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्याशीषोऽस्तु लिङ् लोटौ लुट् लिट् लिङ् च भविष्यतः। ऐसे पढ़ेंगे। जिसको श, श और स इनके अंदर उच्चारण में समस्या है, जिसको भी है वो क्या करे, बस इसको देखते हैं फिर कक्षा समाप्त करते हैं। देखो, बोला जाता है इचु यशानाम तालु, तो जहां से आप शवर का उच्चारण करते हो वहां से इस श का करो। फिर क्या बोलते हैं, ऋतु लसानाम दंताः, तो अभी छोड़ो। अब क्या होता है, ये होता है ये वाला श, इसका उच्चारण क्या होता है, मूर्धा। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, इचु यशानाम तालु के बाद चू के बाद क्या आता है, उपपद्यमानिया नवोष्टौ यमगणना नाम नासिका च ए दई तो। अरे ये शाह वाला कोई बताओ क्या था, शाह वाला मैं भूल गया। हाँ हाँ, तो इसका हो गया टा वर्ग यानी ऋतु रसाणाम ऊर्धा, और इसका क्या हो गया, सा। तो सा का क्या था, ऋतु लसानाम दंता। तो खुद ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि चा वर्ग का क्या बोलना है, च छ ज झ श, च छ ज झ श, ट ठ ड ढ श, ट ठ ड ढ श। जैसे चर्चा हुई थी, तो एक छात्र है यहाँ पे कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठे होगे तो श और श का भेद अपने आप ध्वनि से पता चल जाएगा, अगर ऑनलाइन नहीं पता लगता तो। च छ ज झ श, च छ ज झ श, ऐसे आपने अभ्यास प्रतिदिन करना है यदि उच्चारण शुद्ध करना है। यानी अगर ये नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, स्वजनः क्या हो जाएंगे, कोई बोल दो, स्वजनः क्या हो जाएंगे। अरे किसी को नहीं याद ये पंक्ति भाई, तो ही तो बोलो। चलो, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था। यद्यपि बहुनाधीशे, क्या था, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनः माँ भूत। आगे की पंक्ति याद कर लो। तो अपने जन कुत्ता जन ना हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस करना है इसको। हाँ, सकलम शकलम सकृत सकृत ऐसे करके है। उसका क्या होता है कि एक बार विष्ठा ना हो जाए उसका, आगे छोड़ो अर्थ नहीं बोलते। तो यहाँ क्या है, चावर का क्या है, श, तो छ छ ज झ श, ट ठ ड ढ श, और टावर क्या है, त थ द ध स, त थ द ध अब त थ द ध स। ये तो साधारण, तो कृपया इसकी अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, तो समय अभवत। तो यदि कोई प्रश्न अस्ति सर श्लोक भेज दीजिएगा ये ग्रुप में। कृपया स्वर का उच्चारण ना करोतु महोदयः, तथा च पीयूषः अपि वदतु परन्तु सर इति शब्दस्य प्रयोगं न करोतु इति मम प्रार्थना अस्ति। अस्तु, तो हाँ जी महोदय, हाँ सम्यक्।
तो नृतावसाने नटराज राजो नन्नाद ढक्कामन पंचवार मूर्धत्व काम सनकादि सिद्धा नेता विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो आशा है इसको भूले नहीं होगे। तो किसी का कोई प्रश्न कर दे समाप्ति, जल्दी पूछ बताओ फिर। ठीक है, तो भैया किसी का कोई प्रश्न नहीं है, चलो अब क्या आप देखते हैं एक बार कोई ग्रंथ का मंगलाचरण आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, कब तक लघु सिद्धांत का देखते हैं, आज देखते हैं इसका। तो ये है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसका मंगलाचरण है। ठीक है, मंगलाचरण मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि किसी को कोई समस्या नहीं है। अस्तु। तो मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तो अब ये किसने मंगलाचरण करा है, जो कि सामने लिखा हुआ है, अथ श्रीमद् भट्टोजी दीक्षितेन, हाँ, दीक्षित विरचिता। अब ये भट्टोजी दीक्षित जी कौन थे? ये थे वरदराज आचार्य जी के गुरु जी। तो वरदराज आचार्य वही है जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। तो ये हो गया आज की कक्षा। अस्तु पुनर्मिलामः कदा।